हाय गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट की घटना चक्र पढ़ रहे हैं जिसमें हम चैप्टर है हमारा ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव। आइए स्टार्ट करते हैं। भूमंडलीय उष्णता या तापन का प्रभाव हिम क्षेत्रों में तेजी से पिघलती बर्फ के रूप में देखा जा सकता है कि भूमंडलीय या ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है। तो बर्फ बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, मौसम में भी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, सागर तट के समीपवर्ती क्षेत्र भी डूब रहे हैं। अनेक स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में अनेक यूरोपीय देश के बहुत सारे ऐसे तट हैं जो डूब चुके हैं। समय से पूर्व आम में बौर आना वैश्विक तापमान से ही संबंधित है। वैश्विक तापमान से जो है स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर वैश्विक तापन द्वारा सामान्यतः पहले प्रभावित होने वाले सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र हैं। वस्तुतः इस क्षेत्र में वैश्विक तापन के कारण बर्फ का पिघलना शेष पृथ्वी को भी प्रभावित कर रहा है। भूमंडलीय उष्णता के प्रभाव क्या हैं? तो इसके दो प्रभाव हैं, सकारात्मक प्लस नकारात्मक। सकारात्मक में हम देखते हैं अधिक बादल का बनना, अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण, जिससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ली जाएगी और पौधों द्वारा ऑक्सीजन को निर्मुक्त करेंगे। वाष्पोत्सर्जन दर में कमी आएगी, जल का वाष्प में बनकर उड़ जाना ये कम होगा। पौधों द्वारा जल का उपयोग की क्षमता में वृद्धि होगी। नकारात्मक प्रभाव क्या है? तापमान में जब वृद्धि होगी तो पौधों में रोगों की बढ़ोतरी होगी। ग्लेशियर जो है पिघलेंगे। नदियों के जल स्तर में अप्रत्याशित वृद्धि होगी, मतलब बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हो सकती है। समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी जिससे तटीय प्रदेश डूब जाएंगे। बाढ़, सूखा इत्यादि प्रभाव पड़ेगा। मौसमी दशाओं में परिवर्तन होगा। जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा। फसल उत्पादकता में भी कमी आएगी और भारी आर्थिक क्षति होगी। इससे आगे देखते हैं। IPCC इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा प्रकाशित असेसिंग की वल्नरेबिलिटीज एंड द रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट चेंज नामक रिपोर्ट के अनुसार यदि विश्व तापमान पूरे औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है तो विश्व भर में प्रवाल मृत्यता कोरल मॉर्टेलिटी घटित होगी। साथ ही पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र का 1/6 भाग रूपांतरित हो जाएगा और पृथ्वी पर ज्ञात प्रजातियों का 1/4 भाग विलुप्ति होने के कगार पर पहुंच जाएगा। यदि विश्व का तापमान पूरे औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है तो स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र में 1/5 भाग से अधिक भाग जो है रूपांतरित हो जाएगा और 30% तक ज्ञात प्रजातियां जो है विलुप्त हो जाएंगी। तो बहुत बड़ी मात्रा में जान माल की हानि होगी अगर तापमान बढ़ता है तो। आगे देखते हैं। वैश्विक उष्मन पृथ्वी पर जीवन के समक्ष सबसे गंभीर चुनौती है। IPCC के अनुसार वैश्विक उष्मन से ग्लेशियर के पिघलने की दर बढ़ेगी, समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी, सूखा और बाढ़ की बारंबारता एवं तीव्रता में वृद्धि होगी, चक्रवात, तूफान, बवंडर आदि की भी बारंबारता एवं तीव्रता में वृद्धि आएगी अगर वैश्विक तापमान बढ़ता है तो। ऐसा IPCC के अनुसार कहा गया है। आगे देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के अनुसार वर्ष 1990 से 2100 के मध्य तापमान में 1.4 से लेकर 5.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस वैश्विक ताप वृद्धि के परिणाम स्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों सहित विश्व के 144 में से 42 पर्वतीय हिमटोपियों के पिघलने की आशंका व्यक्त की गई है, जिससे समुद्र स्तर में वृद्धि होना स्वाभाविक है।
IPCC के अनुसार 1990 से 2100 के बीच समुद्र सतह में 0.33 से लेकर 0.45 मीटर वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। अनुमानतः पिछले हिमयुग से अब तक लगभग 290 फीट समुद्र सतह में वृद्धि हो चुकी है। समुद्र सतह में वार्षिक वृद्धि की दर जो है 3 मिलीमीटर अनुमानित की जाती है कि समुद्र सतह में जो वृद्धि होगी वो एक वर्ष में 3 मिलीमीटर अनुमानित की गई है। उदाहरण के लिए फिजी में समुद्र तल में वृद्धि दर 0.15 मीटर यानी 6 इंच प्रति वर्ष हो रही है। इससे फिजी के डूबने का संकट दिख रहा है कि फिजी कहीं डूब न जाए। फिजी पर संकट उत्पन्न हो गया है। 1900 ईस्वी के बाद पृथ्वी से औसत तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि देखी गई है। उल्लेखनीय है कि पादप प्लवक का सागर में वही महत्व है जो स्थल पर घासों का होता है, अतः इससे महासागर की खाद्य श्रृंखला का प्रभावित होना स्वाभाविक है, जबकि इसके पूर्णतया नष्ट हो जाने से महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से नहीं घटेगा। ध्यातव्य है कि यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में उस महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आइए हम अपने चलते हैं MCQ फर्स्ट पे। भूमंडलीय उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए, हिम नदी द्रवीभूत होने लगी, समय से पूर्व आम में बौर आने लगा, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ने लगा या पड़ा। तो इसका आंसर बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 2 और 3, 4। 2, 3, 4 तीनों ही ऑप्शन सही हैं, जबकि ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है। सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए, ये कहीं पे आएगा ही नहीं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। भूमंडलीय उष्णता या तापन का प्रभाव हिम क्षेत्रों में तेजी से पिघलती बर्फ के रूप में देखा जा रहा है। मौसम में भी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। सागर के जो समीप तट हैं और उनके तट के पास जो देश हैं वो भी क्या कर रहे हैं, डूब जा रहे हैं। समय से पूर्व आम में बौर आना वैश्विक तापमान से ही संबंधित है। वैश्विक तापमान से ही स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? समुद्र जल तल का बढ़ना, हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। तो इसका जो आंसर है वो है डी, 1, 2, 3, 4 सभी ऑप्शन जो है सही है कि ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ेगी तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर, अमेजन वर्षावन, टैगा, भारतीय मानसून। तो इसका आंसर है ए, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूरे औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूरे औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस के परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा? स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा, विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटेगी, सभी भूमंडलीय आर्द्र भूमि अस्थायी रूप से विलुप्त हो जाएंगी, अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी। सही उत्तर का पहचान कीजिए। तो इसका आंसर है आपका बी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं, 3 और 4 गलत हैं। देखते हैं 3 और 4 क्यों गलत हैं। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा प्रकाशित जो रिपोर्ट है इसमें कहा गया है कि
यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो विश्व भर में प्रवाल मर्त्यता घटित होगी। यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ जाता है तो स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त करेगा। तो 2 डिग्री सेल्सियस में जीवी प्रवाल मर्त्यता होगी, और जबकि 3 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक बढ़ेगा तो जीवमंडल एक कार्बन स्रोत की तरह कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर है 5। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? केवल चक्रवात, केवल तूफान, केवल बवंडर, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। वैश्विक ऊष्मन पृथ्वी पर जीवन के समक्ष सबसे गंभीर चुनौती है। आईपीसीसी के अनुसार वैश्विक ऊष्मन से ग्लेशियर के पिघलने की दर बढ़ेगी, समुद्र जल स्तर में वृद्धि होगी, सूखा और बाढ़ की बारंबारता तीव्रता में वृद्धि होगी, चक्रवात, तूफान, बवंडर आदि की बारंबारता में भी तीव्रता और वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर है 6। निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? तो इसके आंसर हो जाएगा आपका डी, 0.9 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर है 7। पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर है आपका बी, 1.8 फ़ारेनहाइट की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर है 8। हरित गृह प्रवाह ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। इसका औसत तापमान होगा, इसका ऑप्शन है बी, -18 डिग्री सेल्सियस। इसका वो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हरित गृह प्रवाह या ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान जो होता है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या -18 डिग्री सेल्सियस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। सही उत्तर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 1 और 2 दोनों ही सही हैं, जबकि थर्ड आंसर सही नहीं है। जल घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारणवश से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पादप प्लवक सागर में वही महत्व रखते हैं जो स्थल पर घासों का महत्व होता है। इससे महासागर की खाद्य श्रृंखला का प्रभावित होना स्वाभाविक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्लोबल ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग से निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ग्लोबल वार्मिंग का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। ये बात सही है। यदि ग्लोबल वार्मिंग के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वर्ष 2070 तक समुद्र की सतह 1 मीटर तक बढ़ना संभावित है। तो ये बात गलत है। 2070 तक ऐसा कोई मेंशन नहीं था। विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे, तो ये ठीक है। यह संभावना है कि वर्ष 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। तो इसका आपका आंसर है सी, 1, 3, 4। ये कथन सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी के अनुसार वर्ष 1990 से 2100 के मध्य तापमान में 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इस वैश्विक ताप वृद्धि के परिणाम स्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों सहित विश्व के 144 में से 142 पर्वतीय हिम टोपियों के पिघलने की आशंका है, जिससे समुद्र सतह में वृद्धि अवश्यंभावी है, मतलब वृद्धि होना आवश्यक है।
आईपीसीसी के अनुसार 1990 से 2100 के बीच समुद्र सतह में 0.33 से लेकर 0.45 मीटर की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, न कि 1 मीटर। अब फिजी में समुद्र तल में वृद्धि 0.15 मीटर यानी 6 इंच प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही। इससे फिजी का डूबने की संकट आ गई है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जलवायु परिवर्तन। आइए इसको स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरणों की मात्रा में परिवर्तन के लिए सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति में बदलाव भी उत्तरदायी है। यह परिवर्तन जलवायु परिवर्तन के खगोलशास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार होता है। वैज्ञानिक इस सिद्धांत को मिलानकोविच परिकल्पना भी कहते हैं। उल्लेखनीय है कि मिलुटिन मिलानकोविच सर्बिया के खगोलविद थे। मिलुटिन मिलानकोविच कौन थे? तो सर्बिया के खगोलविद थे। मिलुटिन मिलानकोविच ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए जो कि पृथ्वी की सबसे लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति से संबंधित है। इनका सिद्धांत किस पर आधारित है? तो जलवायु परिवर्तन पर, और ये कहते हैं कि पृथ्वी की लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति से संबंधित है। इन्हीं सिद्धांतों को ही जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त है। पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, पृथ्वी के घूर्णन के अक्ष की तिर्यकता, विषुवायन इस सिद्धांत के अंग हैं। वहीं दूसरी ओर सौर किरणित ऊर्जा इस सिद्धांत से संबंधित नहीं है। उल्लेखनीय है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी, जो कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में गठित अंतर सरकारी वैज्ञानिक निकाय है, जिसके अनुसार ग्रीन हाउस गैस या हरित गृह गैस है वे हैं जो कि पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। इनमें से प्रमुख जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं कुछ: कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, जो कि साधारणतः पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित रहती हैं। आइए देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के मापन हेतु हिम तत्व आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेदकर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है। आइस कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है। आइस कोर से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जा सकता है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बड़ी मात्रा में बर्फ की चादर आइस शीट पाई जाती है, जिनसे आइस कोर निकाला जाता है। इनसे पूर्व काल में वातावरण में व्याप्त गैसों आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। तो आइस कोर से क्या प्राप्त की जाती है कि पहले का वातावरण कैसा था। उल्लेखनीय है कि जलवायु परिवर्तन कृषि को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। इससे मिट्टी में लवणता भी बढ़ती है। जलवायु परिवर्तन से फसलों की उत्पादकता भी प्रभावित होती है। जलवायु परिवर्तन से संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। वन, चारागाह, कृषि भूमि, नदी जल, भूजल आदि संसाधनों को लेकर तनाव तथा आपदा की स्थिति, प्रवसन को लेकर संघर्ष आदि के अनेक प्रमाण जो हैं उपलब्ध हैं, जो जलवायु परिवर्तन को सामाजिक तनाव में वृद्धि करने वाला एक प्रमुख कारक सिद्ध करते हैं। अनेक अध्ययन जलवायु परिवर्तन के कृषि एवं वानिकी के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों पर गंभीर जो है दुष्परिणाम की पुष्टि भी करते हैं। भविष्य में और भी जटिल स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जलवायु परिवर्तन या यूं कहे कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। मौसम की चरम दशाओं की बारंबारता से कृषि क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। ऐसे में खास सुरक्षा का प्रश्न खड़ा रहता है। जैसे अब क्या हो रहा है, कहीं पे बहुत बारिश हो रही है, जब गेहूं के पकने का टाइम है तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इससे क्या हो रहा है,
की फसल जो है गिर रही है या ख़राब हो रही है, तो उससे क्या होगा, पैदावार में कमी आएगी। जब पैदावार में कमी आएगी तो खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा की स्थिति में अनावश्यक खाद्य संग्रहण तथा खाद्यान्न संसाधनों पर बलपूर्वक नियंत्रण की प्रवृत्ति का विकास होता है। अब इससे क्या करेंगे, जो बड़े ज़मींदार हैं वो क्या करेंगे, जिनके यहाँ अच्छा खासा पैदावार हुआ है, या कुछ ऐसे भी होते हैं बिचौलिए जो गेहूं को खरीद के रख लेते हैं किसानों से, और जब बहुत महंगा हो जाता है गेहूं तब उसको मार्केट में बेचते हैं जिससे उनको अच्छी कीमत मिल सके। लेकिन इससे क्या होगा कि गेहूं की रेट लगातार बढ़ती जाएगी या किसी भी खाद्यान्न की रेट बढ़ती जाएगी, जो अंततः सामाजिक तनाव को जन्म देता है। अतः खाद्य सुरक्षा भी सामाजिक तनाव का एक प्रमुख कारक है। ध्यातव्य है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में समुच्च बांध, अनुपद सस्यन एवं शून्य जुताई पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक हैं। कार्बन प्रच्छंदन का तात्पर्य कार्बन का पौधों, भूगर्भिक संरचनाओं एवं समुद्र में दीर्घकालीन संग्रहण से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के मनोदभविष्य उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु परिव्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला संस्तर, निःशेष तेल एवं गैस भंडार तथा भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह संभावित स्थान हो सकते हैं कि यहाँ से कार्बन निकलता है। कार्बन का उत्सर्जन इन सारी जगहों से होता रहता है। आगे देखते हैं। वर्तमान में 2021 के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? चीन है। विश्व के कुल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन लगभग 29% कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है 14%, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, और तीसरे स्थान पर जबकि भारत जो है 7% के साथ जो है तीसरे स्थान पर है। रूस 5% के साथ चौथे स्थान पर है। जापान 3% के स्थान 5वें स्थान पर है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन कौन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का? तो चीन कर रहा है। दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरे पे भारत कर रहा है। चीन विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश है। भूटान को विश्व का शीर्ष कार्बन निगेटिव देश माना जाता है। एशिया पैसिफिक संघ एपेक की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 41% है। ये विश्व के कुल ऊर्जा उपयोग के 48% का उपयोग करते हैं। एपेक देशों का विश्व की कुल हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में 48% से अधिक का योगदान है। एपेक देश क्योटो प्रोटोकॉल का समर्थन करते हैं, परंतु इसके कुछ देशों ने इनका अनुमोदन नहीं किया है। आइए अपने एमसीक्यूज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस, क्योटो, बान, कोलंबो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पेरिस में हुआ था। वर्ष 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में हुआ था। वर्ष 2018 में 24वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कटोविस, पोलैंड में आयोजित हुआ था, जबकि 2019 में 25वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मैड्रिड, स्पेन में हुआ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था? तो इसका आंसर है आपका डी, 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस या हरित गृह गैस वे गैस हैं जो कि पृथ्वी, वातावरण और बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय और रक्त विकिरण या इंफ्रारेड को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। इनमें प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, जबकि ऑक्सीजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है,
आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो कौन सा देश है? तो सबसे ज़्यादा कौन करता है? चीन करता है। दूसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे नंबर पे भारत है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा चीन करता है, लगभग 29% करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चीन फर्स्ट पे है, सेकंड पे संयुक्त राज्य अमेरिका और थर्ड पे भारत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, भूटान को जो है कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका अभिप्राय देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। दूसरा ऑप्शन है आपका, इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण करने से होगी। उपयुक्त में से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, दूसरा कथन सही है, जबकि पहला नहीं सही है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। नेट जीरो का तात्पर्य उत्पादित ग्रीन हाउस गैस की मात्रा और वातावरण से अवशोषित की गई गैस की मात्रा के बीच जो है संतुलन होना, इसे हम कहते हैं नेट जीरो एमिशन। वैश्विक ऊष्मन को 2050 तक जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि तक सीमित करने हेतु विश्व के वैज्ञानिकों ने नेट जीरो 2050 की अवधारणा विकसित की थी। 2015 में पेरिस पर्यावरण सम्मेलन में यह लक्ष्य तय किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा ऊर्जा क्षेत्र को वर्ष 2050 तक नेट जीरो पहुंचाने हेतु रोडमैप तैयार किया है। तो रोडमैप किसने तैयार किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा तैयार किया गया है। 2050 तक जो है नेट जीरो एमिशन करना। भूटान वर्तमान में कार्बन नेगेटिव वाला देश है। उसने वर्ष 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रिया ने 2040 तक, अर्जेंटीना ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य तय किया है, जबकि चीन ने 2060 तक और भारत ने 2070 तक नेट जीरो प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। तो आपसे मेन क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि भारत ने नेट जीरो प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2070 तक रखा है। क्वेश्चन नंबर है 8, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु में सर्वाधिक प्रभावी होती है? मत्स्य उद्योग, खनन, निर्माण, कृषि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, कृषि। जलवायु परिवर्तन कृषि को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी और कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। मिट्टी में लवणता बढ़ती है। तापमान अगर अधिक होगा तो जलवायु परिवर्तन से फसलों की उत्पादकता में भी प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दिए गए वक्तव्य हैं, कथन और कारण। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। मौसम की चरम दशाओं की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए और बी, दोनों ही कथन और कारण सही हैं, दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। जलवायु परिवर्तन से संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। वन, चारागाह, कृषि भूमि, नदी जल, भूजल आदि संसाधनों को लेकर तनाव तथा आपदा की स्थिति, प्रवसन को लेकर संघर्ष आदि के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं जो जलवायु परिवर्तन को सामाजिक तनाव में वृद्धि करने वाला एक प्रमुख कारक सिद्ध करते हैं। अनेक अध्याय जलवायु परिवर्तन का कृषि एवं वानिकी के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों पर गंभीर दुष्प्रभाव की जो है दुष्परिणाम की पुष्टि भी करते हैं। भविष्य में और भी जटिल स्थिति उत्पन्न होने की संभावना से नकारा नहीं जा सकता है। वर्तमान या मौसम की चरम दशाओं की बारंबारता से कृषि क्षेत्र जो है सर्वाधिक प्रभावित हुई है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा का प्रश्न खड़ा होता है। खाद्य असुरक्षा की स्थिति में अनावश्यक खाद्य संग्रहण तथा
खाद्यान्न संसाधनों पर बलपूर्वक नियंत्रण की प्रवृत्ति का विकास होता है, जो अंततः सामाजिक तनाव को जन्म देता है। अतः खाद्य असुरक्षा भी सामाजिक तनाव का एक प्रमुख कारण है। इस तरह कथन एवं कारण दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, अंडाकार कक्षीय मार्ग, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता या झुकाव, विषुव अयन या पृथ्वी से सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति, सौर किरणित ऊर्जा या सौर विकिरण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सौर किरणित ऊर्जा या सौर विकिरण जो है जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मिलुटिन मिलानकोविच ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति से संबंधित है। पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता या झुकाव, विषुव आयन इस सिद्धांत के अंग हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मिलुटिन मिलानकोविच ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरणों की मात्रा में परिवर्तन के लिए सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति में भी बदलाव उत्तरदायी है। वैज्ञानिक इस सिद्धांत को मिलानकोविच परिकल्पना भी कहते हैं। मिलानकोविच कहाँ के हैं? तो सर्बिया के हैं। ये खगोलविद हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का कार्य क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? आइस कोर, जीवाश्मिक पराग, वृक्ष वलय वृद्धि, इवेपोराइट्स निक्षेप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया? तो आइस कोर से प्राप्त किया जाता है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। हिम तत्व या आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है। आइस कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कृषि पद्धतियों पर विचार किए समोच्च बांध, अनुपद सस्यन, शून्य जुताई वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक है। कौन? तो तीनों ही सहायक है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपर्युक्त सभी पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जलवायु अनुकूलन कृषि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। CCFAS परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री सतह समूह के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान CGIAR अनुसंधान केंद्रों में से एक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, तीनों ही कथन सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। CCAFS ग्लोबल वार्मिंग तथा उससे उत्पन्न कृषि संबंधी खतरों के निराकरण हेतु समर्पित कार्यक्रम है। इसी के तत्वाधान में भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम दृष्टिकोण को लागू किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। CCAFS परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह द्वारा संचालित है, जिसका मुख्यालय जो है फ्रांस में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों में संबंध सही है? उनकी जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 45% है। वे विश्व की 48% ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। वे विश्व की 48% हरित गृह गैसों का निस्तारण के लिए उत्तरदायी हैं। वे क्योटो प्रोटोकॉल को समर्थन देना चाहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 2, 3, 4 आंसर सही है और फर्स्ट सही नहीं है। इसको देख लेते हैं। एशिया पैसिफिक संघ एपेक की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के 41% है। ये देश विश्व के कुल ऊर्जा के उपयोग के 48% उपयोग करते हैं। एपेक देशों का विश्व की कुल हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में 48% से अधिक का योगदान है। एपेक देश क्योटो प्रोटोकॉल का समर्थन करते हैं, परंतु इसके कुछ देशों ने इसका अनुमोदन नहीं किया है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। इसको पढ़ते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।